अपना दिन कैसे मैनेज करता हूँ। आप शायद सुनना चाहेंगे कि मैं सुबह 5 बजे उठ के सैर पे जाता हूँ और मेरे साथ साथ 2 लोग चलते हैं, मुझे रिपोर्ट देते हैं दिन भर की। ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे जीवन में। मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सुबह आराम से 9, साढ़े 10 बजे उठता हूँ, एकदम आराम से उठता हूँ। कोई क्लास या जरूरी मीटिंग ना हो तो 10 बजे उठता हूँ, जरूरी मीटिंग वगैरह हो तो 9 बजे उठ जाता हूँ। उसके पहले मैं अवॉइड करता हूँ, जब तक क्राइसिस ना हो नहीं उठता हूँ। फिर मैं सुबह 11 बजे, हमारे घर में नियम है कि हम सब लोग मिलकर नाश्ता करते हैं। मेरे पिताजी होते हैं और बाकी सब लोग होते हैं, मतलब जो लोग उस समय घर में हैं, बच्चे तो नहीं होते। तो हम लोग नाश्ता करते हैं, फिर 1 आध घंटा गप मारते हैं, बढ़िया से दिन भर की गप मार लेते हैं उसी समय। तो 11 से 12, कभी कभी 12:30 हम गप चलाते हैं। उसके बाद फिर मैं अगर पहले नहा लिया हूं तो तैयार होकर चला जाता हूं, नहीं तो उसके आधे घंटे बाद फिर नहाता हूं। फिर ऑफिस जाता हूं। मेरा ऑफिस जाने का टाइम कुछ फिक्स नहीं होता है, इसलिए मेरे ऑफिस के लोग मेरी मीटिंग 1 से पहले कभी नहीं रखते हैं। जैसे आज भी मैं 3 बजे आया हूं यहाँ पर। इसमें ये तो बाई चांस आप ही ने 3 बजे बोला, मैं खुश हो गया। अगर आप 10 बजे बोलते भी तो मैं 3 बजे करवाता किसी तरह से, क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है उससे पहले। तो मैं 1 बजे ऑफिस जाता हूँ। 1 से 2 तक मैं जरूरी मीटिंग्स अगर कोई हो तो वो पूरी कर लेता हूँ। उसके बाद कोई काम होता ही नहीं मेरे पास। फिर मैं कुछ अपने काम करने लग जाता हूँ, या ऑफिस में जो मैनेजमेंट के सीनियर लोग हैं किसी को पकड़ लेता हूँ, बुला लेता हूँ, उससे गप मारने लगता हूँ। गप मारते मारते समझता हूँ कि क्या चल रहा है, सब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और 1 घंटे की गप से ह्यूमन रिलेशंस वाली बॉन्डिंग हो जाती है। उसको ये भरोसा होता है कि मुझ पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, जबकि मैं तो अपनी बोरियत दूर करने के लिए उसको बुला के बात कर रहा था। तो ऐसे में दिन में 3-4 सीनियर मेंबर्स को बुला के अपनी बोरियत दूर करता हूँ, और इससे ये एहसास और घना हो जाता है कि हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। फिर शाम को मैं सबको बुला लेता हूँ एक साथ, जितने भी 7-8 सीनियर मोस्ट लोग हैं, कैबिनेट के समझ लीजिए। हम सब मिलकर एक ब्लैक कॉफी साथ में पी लेते हैं। मतलब मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ, वो भी आमतौर पर पी लेते हैं, कभी कुछ और पीना चाहें वो पी लें। तो हम आधा पौना घंटा सामान्य बात से हंसी ठाके मार लेते हैं। फिर ठाके मारने के बाद मैं निकल जाता हूँ ऑफिस से। वो लोग थोड़ी देर रहते हैं, उसके बाद वो फिर अपने अंडर जो 5-6 उनके साथ ठाके मारते हैं। और इस तरह से हमारा काम चल जाता है। और महीने 2 महीने में टीचर जितने भी हैं एक सेंटर पे, उन सबको बुला लेता हूँ डिनर पे, फिर हम वहां ठाके मार लेते हैं। वो सब भी खुश रहते हैं। फिर मैं जब घर चला जाता हूँ तो मैं जनरली 1 घंटा सैर जरूर करता हूँ, और वो आमतौर पर रात को 12 से 1 बजे के आसपास, कभी 1 से 2, कभी 11 से 12, मतलब जब लोग सड़क पर निकलना बंद कर दें उस समय, ताकि ज्यादा लोग मिले नहीं, डिस्टर्ब ना करें, सोसाइटी के अंदर ही करता हूँ। तो मैं सर्दियों में भी, जैसे आजकल सर्दियां बहुत ज्यादा, तब भी, जैसे कल भी मैंने करीब 11:30, 12:30 तक सैर की रात को, वो मेरा रूटीन है। वो 1 घंटा ऐसा है कि उसमें वो क्या एंडोर्फिन्स रिलीज करवा लेता हूँ थोड़े से। एंडोर्फिन रिलीज होने से मन बड़ा निश्चिंत रहता है, बड़ी खुशी होती है। और तब हमारे जो मैनेजमेंट के सीनियर मोस्ट मेंबर है मेरे एकदम बाद, जो डेप्यूटी सीईओ हैं, विवेक नाम है उनका, वो उस समय मेरे साथ होते हैं, और वो कम से कम आधा घंटा रहते हैं। दिन भर का ब्रीफ करके अगर कोई मामला फंसा हो वहीं फैसला हो जाता है, सैर पे ही। सैर के बाद मैं घर जाता हूँ आमतौर पर 12 बजे। 12 से 3 तक मैं पढ़ता हूँ रोज। क्या पढ़ता हूँ मुझे भी नहीं पता होता, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ। अगर पहले से तय है, जैसे मान लो किसी विषय पर वीडियो बनाना है मुझे, रिसर्च करनी है, तो रिसर्च करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि रिसर्च का कोई इमीडिएट टॉपिक सामने नहीं है, तो मैं कोई भी किताब, मेरे पास मतलब उस स्टडी रूम में करीब 1,500 बुक्स होंगी मेरे ख्याल से, तो उनमें से कोई एक बुक उठा लेता हूँ जो मुझे लगता है कि इस समय पढ़ना ठीक रहेगा, या नेट पे ही कुछ निकाल लेता हूँ। 3 बजे मैं पढ़ने के बाद सोता हूँ, ये मेरा सामान्य रूटीन है। अगर मैं 2-3 घंटे रात को ना पढ़ूं तो मैं बेचैन हो जाता हूँ, एंग्जाइटी होने लगती है। तो पढ़ाई ना हो और सैर ना हो और सुबह नाश्ते पर परिवार से लंबी बात ना हो, तो मुझे लगता है कि मेरा दिन अधूरा चला गया। तो मेरे दिन को पूरा करने के यही 3 जरूरी काम है। बाकी तो मैं मौज मस्ती के लिए सबसे बात करके हंसी मजाक करता रहता हूँ। आप लोग मोबाइल फोन के मरीज हो चुके होंगे मेरे ख्याल से। मैं भी आधा मरीज हूँ, आप भी होंगे ही। आप तो नई जनरेशन के लोग हैं, ज्यादा मरीज होंगे। बिना वजह के मोबाइल फोन खोल लेते होंगे, फिर उस पर करते रहते होंगे ऐसे ऐसे। रील देख रहे हैं तो रील ही देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं तो शॉर्ट्स ही देख रहे हैं, मन ही नहीं भर रहा है। फोन देखते देखते थक गए और फोन रखा, और 1 मिनट के बाद फिर फोन उठा लिया कि थक गए हैं, क्योंकि डोपामाइन रिलीज होता है आजकल फोन देखने से। ये एडिक्शन है, खतरनाक एडिक्शन है। और हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे हो रहा है। इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा कभी नहीं आई हमारे आसपास जितनी आजकल आ रही है, और वो भी ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में आ रही है। अखबारों के दौर में लिखित सूचना आती थी, केवल साक्षर लोग पढ़ते थे, बाकी पढ़ते ही नहीं थे। आज के दौर में ऑडियो है, विजुअल है, टेक्स्ट है, हर भाषा में है। कोई व्यक्ति बच ही नहीं सकता। और अगर किसी समूह के पास ताकत हो, उसके पास 10,000 ऐसे बेरोजगार हों जिनको काम दिया जाए कि दिन में 500-500 मैसेज भेजने, हर मैसेज के बदले 2 रुपए मिलेंगे, तो कोई समूह, पूरे समाज,
को अपने तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। महाभारत का सोच के देखिए, महाभारत का युद्ध है, एक तरफ पांडव हैं, एक तरफ कौरव हैं। पांडवों के साथ में कृष्ण है। नैतिकता के लिए जरूरी है कि पांडव जीतें और कृष्ण इस पूरी योजना के साथ वहां पर हैं। पर पांडव जीत नहीं पा रहे, जिसके कई कारणों में से एक ये है कि कौरवों की सेना में द्रोणाचार्य भी हैं, उनका पुत्र अश्वत्थामा भी है। द्रोणाचार्य गुरु तो पांडवों के भी हैं, कौरवों के भी हैं, पर वो राजधर्म का पालन कर रहे हैं क्योंकि वो जिस राज्य के साथ हैं उसके साथ खड़े हैं। पांडवों की सेना उनको हरा नहीं पा रही है और अंत में कृष्ण को समझ में आता है कि पांडवों को जितवाने के लिए कुछ कूटनीति का सहारा लेना होगा। कृष्ण कूटनीति के शिखर हैं। वो युधिष्ठिर से एक बात कहते हैं, पर युधिष्ठिर तैयार नहीं है एक गलत बात कहने के लिए। और अंत में कृष्ण अपनी पूरी कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके सिचुएशंस बनाते हैं। एक हाथी अश्वत्थामा नाम का, उसकी हत्या होती है। बात फैलाई जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी है और द्रोणाचार्य अचानक हताश होने लगते हैं। उन्हें फिर भी लगता है कि एक बार मैं खबर को ऑथेंटिकेट कर लूं, प्रामाणिक है या नहीं चेक तो कर लूं। तो वो अपने समय के सबसे प्रामाणिक व्यक्ति युधिष्ठिर से पूछते हैं। युधिष्ठिर धर्मराज हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। पूरी पांडवों की सेना ने, टीम ने जब उनसे कहा, वो तब भी तैयार नहीं हुआ कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन अब झूठ नहीं है, अश्वत्थामा की हत्या हुई है, हाथी की हुई है, तो क्या हुआ, हुई तो है ही। और तब भी वो चाह रहे हैं कि मैं पूरी बात बोलूं। द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर कह रहे हैं, अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। अश्वत्थामा मारा गया, आदमी था या हाथी था। लेकिन जैसे ही नरो व कुंजरो वा कह रहे हैं, ठीक उसी क्षण में बहुत तेज शंख बजता है कृष्ण का, और उस शंख की आवाज में द्रोणाचार्य सुन नहीं पाते पूरी बात। और क्योंकि वो सुनते हैं सिर्फ इतना कि अश्वत्थामा मारा गया, वो हताश हो जाते हैं, हथियार छोड़ देते हैं, युद्ध भूमि में जमीन पर टिक के बैठ जाते हैं। और इसी क्षण का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न उनकी हत्या कर देता है। मैं सोचता हूं कई बार कि द्रोणाचार्य इतने योग्य व्यक्ति थे, यदि मिस इंफॉर्मेशन से या मैनिपुलेटिव इंफॉर्मेशन से उनको भी एक गलत तथ्य के प्रति आश्वस्त किया जा सकता था, तो आज के दौर में जब हर तरफ सोशल मीडिया के हमले हैं, कैसे कोई व्यक्ति सही फैसले करे? अगर द्रोणाचार्य उस आवाज को सुन पाते, नरो व कुंजरो वा, तो शायद उनका फैसला बदल गया होता, शायद युद्ध की कहानियां अलग होती। पर किस तरह से सूचनाएं पहुंचे, कौन सी सूचनाएं ठीक से न पहुंचने दी जाएं, कैसे कंटेक्स्ट से बात को हटा दिया जाए, अगर सूचना देने वाले इसमें माहिर हों तो समाज क्या करे, आम आदमी क्या करे, द्रोणाचार्य जैसा महान चिंतक क्या करे। और इसलिए कुछ बातें जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए इस मसले पर। मैं तो अपना जीवन लगभग 2/3 जी चुका हूं, बाकी तो पता भरोसा तो कल का भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मैं भारत की सामान्य आयु के हिसाब से देखूं तो 2/3 जी चुका हूं। आप 1/3 वाले हैं, तो आपके जीवन में बड़े फैसले बाकी हैं। अधिकांश की शादी भी शायद नहीं हुई, आप लोगों के ना चेहरे बता रहे हैं, आपके चमक रहे हैं ना अभी। तो आपको बड़े फैसले करने हैं, और फैसला करना हर दौर में मुश्किल था, आज के दौर में सबसे मुश्किल है। तो कुछ सावधानियां कि जब आप फैसला करें जिंदगी में, तो किन सावधानियों को बरतें ताकि गलतियां कम से कम हो। गलतियां उसके बाद भी होंगी, कौन है जो गलती नहीं करता है फैसले में? सब करते हैं, आप भी करेंगे, पर गलतियां कम हो, सही फैसले ज्यादा हों। मेरे एक फेवरेट दार्शनिक हैं, जीन पॉल सार्त्र, फ्रेंच फिलोसोफर हैं। उनके दर्शन का सार अस्तित्ववाद कहते हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं। उसका सार यह है कि अपनी जिंदगी की कहानी हम लोग खुद लिखते हैं, और किस चीज से लिखते हैं? अपने फैसलों से लिखते हैं, निर्णयों से लिखते हैं। आपने किसी परिस्थिति में क्या फैसला लिया, इससे आपके जीवन की आगे की कहानी लिखी जाएगी।
इसलिए मुझे लगता है कि टॉपिक थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। तो इसका नाम रख लेते हैं निर्णय। सही निर्णय लेने में क्या क्या सावधानी होनी चाहिए, बेसिक सी बात इतनी सी है। जब आपके मन में कोई सवाल है तो सवाल पूछिएगा, पहले मैं अपनी बात रखता हूं, फिर आप सवाल पूछिएगा। जब भी कोई निर्णय लेने की प्रक्रिया में आप उतरते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है ये देखिए कि निर्णय की प्रक्रिया में उतरने से पहले आप निष्पक्ष और तटस्थ हैं या नहीं हैं। एक शब्द होता है तटस्थ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रल। तटस्थता को न्यूट्रलिटी बोलते हैं। इससे मिलता जुलता एक प्रसंग है निष्पक्ष, या निष्पक्षता कह लीजिए। इसको बोलते हैं इम्पार्शियल होना या इम्पार्शियलिटी एज ए क्वालिटी। ये मैं कह रहा हूं कि निर्णय की प्रक्रिया में उतरने से पहले, बाद में तो जो होगा देखेंगे। जैसे हमारा समाज इस समय बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक मुद्दों से घिरा हुआ है। जैसे एक मुद्दा कुछ दिन पहले आया, जो हिजाब का मुद्दा जिसको हम कहते हैं। कर्नाटक से एक डिबेट उठी हिजाब की। फिर एक मुद्दा आजकल चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो कि हो सकता है कि जल्दी ही किसी रूप में हमारे सामने आए। फिर पॉपुलेशन बिल के बारे में बात चलती है आजकल। उत्तर प्रदेश में आया भी था और अभी कुछ और राज्यों में आने की बात है, शायद सेंटर में भी आए। एक मुद्दा पिछले कुछ दिनों से कन्वर्जन का आप सुन रहे होंगे, धर्मांतरण का। लव जिहाद का मुद्दा सुन रहे होंगे। सारे मुद्दे हमारे सामने आते रहते हैं। हम इन सब पे बात करेंगे समय के साथ, धीरे धीरे इन सब पे बात करेंगे। पर किसी टॉपिक पर बात करने से पहले देखना जरूरी है कि हम पहले से फैसला ले तो नहीं चुके हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे समाज की है कि फैसले पहले हो चुके हैं, विचार बाद में होता है। सही प्रोसेस तो ये है कि पहले विचार हो फिर फैसला हो, पर फैसला पहले होता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, हर धर्म के लोग। मतलब वैसे तो मैं बहुत ही अकेले टाइप का आदमी हूं, दोस्त ज्यादा है नहीं, पर जो हैं उनमें मतलब डाइवर्सिटी ठीक ठाक है। मैंने क्लासेस में भी देखा और मैंने पाया कि हिजाब की बात आते ही कोई मुस्लिम बच्चा जनरली इस भाव से देखता है कि नहीं ये गलत हो रहा है हमारे साथ, और कई हिंदू बच्चे इस भाव से देखते हैं कि एकदम सही, और होना चाहिए और होना चाहिए। और मजे की बात है कि टॉपिक क्या है ना इसको पता ना उसको पता है। कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट क्या है 128 पेज का, ना इसने पढ़ा ना उसने पढ़ा। कर्नाटक सरकार का क्या डायरेक्शन आया था, रूल क्या था, ना इसने पढ़ा ना उसने पढ़ा। और फैसले का एग्जैक्ट मतलब क्या है किसी को नहीं पता। पर हम टॉपिक शुरू होने से पहले ही राय बना के चलते हैं। E.H. कारक बड़े अच्छे विद्वान हुए हिस्ट्री में। उनकी एक किताब है बड़ी अच्छी, हिस्ट्री, इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। बड़ी अच्छी किताब है। उन्होंने साबित किया कि हिस्ट्री के बारे में आप कुछ भी कह लीजिए, कितने फैक्ट्स हैं, इतने प्रमाण हैं, सब बेकार की बातें हैं। अंततः इतिहासकार के दिमाग में जो बैठा हुआ है वो साबित वही करता है। इसलिए मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन लिखेंगे तो आप पाएंगे सबके निर्णय लगभग एक जैसे आते हैं, और जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं उनके फैसले एक जैसे आते हैं हमेशा। किसी हिस्टोरिकल फिगर को लेकर सोच लीजिए, अकबर की बात कर लीजिए, औरंगजेब की बात कर लीजिए। एक धारा के फैसले हमेशा एक से आएंगे, दूसरी धारा के फैसले हमेशा एक से आएंगे। ऐसी माइंडसेट से अगर हम चलेंगे, और हमारी यूनिवर्सिटीज में भी तो यही होता है। बहुत रोचक बात है, यूनिवर्सिटीज में टीचर्स बटे हुए हैं कि ये मार्क्सवादी है, ये भाजपाई है। और मैं सोचता हूं कि जो आदमी देश को पढ़ाने की जिम्मेदारी संभालता है यूनिवर्सिटी में, वो एक विचारधारा से बंध कर चीजों को देखने का आदी कैसे हो सकता है? उसके अंदर इतना वैचारिक साहस क्यों नहीं है कि किसी मुद्दे पर मेरी विचारधारा से बेहतर राय किसी और विचारधारा की भी हो सकती है? ये साहस क्यों नहीं है? और इसलिए जो बात यूनिवर्सिटीज तक में मिस होती है तो समाज में तो कहां से आएगी? विश्वविद्यालय का तो काम है समाज को सही दिशा देना, वही नहीं है तो समाज में कहां से आएगी? पहले कोशिश कीजिए न्यूट्रल होने की, तटस्थ होने की, कि मुद्दे को समझने से पहले ना मैं इस तरफ हूं ना मैं उस तरफ हूं,
हिजाब की बात है, मुझे नहीं पता, मैं पहले स्टडी करूंगा पूरा, स्टडी करने के बाद मामला ठीक लगेगा तो मैं कहूंगा हाँ ये ठीक है, गलत होगा तो बोलूंगा गलत है, पहले क्यों फैसला करूं? ये तो बहुत बेसिक सी बात है। न्यूट्रलिटी ही जब रियल सिचुएशंस में आती है उसको बोलते हैं निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी इन द स्पेसिफिक सिचुएशंस। और ध्यान रखना है, निष्पक्ष नहीं रह पाने के भी दो तरीके होते हैं। निष्पक्ष का मतलब है कि भाई मैं एक्स और वाई के झगड़े में ना एक्स की तरफ हूं ना वाई की तरफ हूं। जैसे मान लीजिए दो बच्चों में झगड़ा हो जाए और उनमें से दोनों की मम्मियां नीचे आ जाएं। जनरल परसेप्शन ये है कि मम्मी बच्चों के झगड़े में अपने बच्चे का पक्ष लेगी। ये ऐसा नहीं कि सोशल कंस्ट्रक्ट की बात हो रही है, बायोलॉजिकल लेवल बात चल रही है, क्योंकि मदर्स का लव आमतौर पे अनकंडीशनल माना जाता है। और ये बात मैं जो कह रहा हूं मैं अफवाहों के बेस में नहीं कह रहा हूं। एरिक फ्रॉम बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी किताब है द आर्ट ऑफ लविंग, उसके बेस पे कह रहा हूं। मदर्स का लव आमतौर पर अनकंडीशनल होता है कि मेरा बच्चा परेशान है तो फिर मैं अपने बच्चे के साथ हूं, मुझे विचारधाराओं से, राष्ट्र, समाज, राजनीति, इन सबसे मतलब नहीं, मुझे बच्चे से मतलब है। इसे यदि कोई मदर बहुत ऑब्जेक्टिव है अपने बच्चे के मामले में तो बहुत बड़ी बात है। जनरली इस बात की संभावना ज्यादा है कि वो थोड़ा सा उसके पक्ष में खड़ी होगी। पिता लोग जिस प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं उसमें इस बात का खतरा ज्यादा होता है या संभावना ज्यादा होती है कि वो ऐसे मामलों में बहुत ज्यादा अपने बच्चे के पक्ष में झुके हुए ना दिखें। कभी कभी नहीं भी होंगे, लेकिन उसमें भी खतरा है। कभी कभी हम खुद को इम्पार्शियल दिखाने के लिए दूसरे पक्ष के पक्ष में झुक जाते हैं। आपने कई पिताओं को देखा होगा कि दो बच्चों में झगड़ा हुआ, उनमें से एक उनका है, जाति अपने वाले को मारना शुरू करते हैं सीधा कि तू नहीं बदमाशी की होगी, आदत दिखाने के लिए देखो मैं कितना निष्पक्ष हूं। ये निष्पक्षता नहीं है। निष्पक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि अपने पक्ष के विरुद्ध खड़े ही हो जाना है हमेशा, और निष्पक्ष होने का मतलब ये भी नहीं है कि दूसरे पक्ष के विरोध में खड़े हो जाना है। जाके सुनना है, दोनों बच्चों की बात सुननी है कि हाँ बेटे तुम बताओ क्या पर्सपेक्टिव है, तुम बताओ क्या पर्सपेक्टिव है, उसके बाद जो सही फैसला हो करना है। क्यों मैं दूसरे बच्चे के सामने साबित करने के लिए कि मैं निष्पक्ष हूं अपने बच्चे को पीटना शुरू कर दूंगा? इसलिए जब भी किसी मुद्दे पर बहस करनी हो ना, आपके सामने फैसले आएंगे कि शादी इससे करूं कि इससे करूं। पहले से नहीं बना लेना दिमाग में, पहले सब बातों को जान लेना है। निष्पक्ष रहिए, तटस्थ रहिए, सब पक्षों को जानिए, फिर फैसला कर लीजिए। उससे ही पूछिए कि उसकी चॉइस भी है कि नहीं है। ऐसा थोड़ा सिर्फ आपकी चॉइस का मामला है, उसकी भी तो होनी चाहिए। तो ये पहला स्टेप है कि आप जब किसी प्रोसेस में उतरें तो पहले कोशिश कीजिए कि राय पहले से ना बनी हो, क्योंकि फैसला पहले कर लिया फिर तो बेकार की बात है ना। फैसला पहले ये कि हिजाब तो होना ही चाहिए, फिर आपने विचार करना शुरू किया और आप ढूंढ रहे हैं चुन चुन के वो तर्क जिससे वही साबित हो जाए जो पहले ही आपके मन में साबित हो चुका है। फिर काहे का आप विचार विमर्श कर रहे हैं? ये पहला स्टेप है। जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं मगर जी भी ना सका। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। अपने अंदर की आवाज सुनो, अंदर की आवाज, अंदर की आवाज। क्योंकि जो आप मान लेते हैं आज नहीं तो कल वही आप बन जाते हैं, बन जाते हैं, बन जाते हैं, बन जाते हैं। ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना। पैसे की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है जितनी एक गाड़ी में पेट्रोल की होती है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। यही सोच रहा है ना तू कि वो क्या सोचेंगे, तेरे घर वाले क्या सोचेंगे, तेरी वाइफ क्या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी। बढ़िया है, सोचता रहे, सोचता रहे। जब भी आपको लोग बोलने लग जाएं कि आप पागल हो गए हो तो आप समझ जाओगे आप सही ट्रैक पे थे। Success comes from experience, and experience comes from bad experiences. जिंदगी में कभी भी कुछ करना है ना, तो सच बोल दो, सच बोल दो। मैं
दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग और आ जाएंगे सामने। कोई और होगा, कोई और पागल होगा जो यहाँ पे आकर के कुछ ऐसा कर रहा होगा, और ये दुनिया बदलेगी, और ये दुनिया बदलेगी। क्योंकि ये भी होना आसान है। हम सब ने अपने अपने इल्यूजन्स के अलग अलग चश्मे लगाए हुए हैं, इसीलिए एक ही सिचुएशन हर इंसान को अलग अलग तरीके से दिख रही है। एक आदमी चाहे, एक आदमी तो पूरी की पूरी दुनिया की रियलिटी बदल सकता है अपने इल्यूजन से। जिस दिन आपने खुल करके अपनी जिंदगी को जी लिया, वही ओकेजन है, बाकी सब सिर्फ डेट्स हैं कैलेंडर के अंदर। जो विनर है, जो जीतेगा, वो एक बार नहीं 1000 बार गिरेगा और खड़ा होकर के बोलेगा कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, उसमें कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ भी, कि जानने के बावजूद भी कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला, फिर भी आज रात को चैन से सो सकूं। ये जो मैं अभी कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या 1000 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या 1 लाख लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। You will be unstoppable! एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके गारंटीड सक्सेस है। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है, तो आप जीत लोगे। अरे जो सोए हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, खड़े हो, आगे बढ़ो, सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर, एक दिन के अंदर अंदर। मान लिया 1000 वजह है जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे, अरे 1 वजह तो ढूंढ लो जिस वजह से आप कर सकते हो। जब डिजायर चूज करना ही है तो बड़े से बड़ा चूज करो ना, बड़े से बड़ा चूज करो ना, बड़े से बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। चाहते हो काम को, इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो। जिसका डिजायर जितना बड़ा है, उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी है। चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते, तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। अंदर से सिर्फ एक चीज बोलते रहना है, मुझे कुछ करना 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 है, मरते तब तक करना है, करते रहना है। अंदर से जिस दिन आ गया ना कि मुझे कुछ करना है और वो करना भी आसान है, अरे तो कौन रोकेगा आपको भाई? बढ़ो आगे, मेरा टाइम गया, आपका टाइम शुरू, आपका टाइम शुरू।
कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, कुछ ना कुछ है, बस उसको ढूंढना है। जब आपके अंदर एक डिजायर आएगा कि मुझे जानना है भाई कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे में यूनिक क्या है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी सक्सेस आपके अंदर है, बाहर नहीं है। पैशन आपका अंदर है, आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर है, जो भी आप बनना चाहते हो सब आपके अंदर है। आपकी विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। आपने सोच लिया मुझे करना है, इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, आने दो, मुझे करना है। सब कुछ खो सकता है, होने दो, मुझे करना है। दर्द होगा, होने दो, मुझे करना है। आपको पता होगा कि अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं ये भी मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है तो आप जीत लोगे, तो आप जीत लोगे। एक तरफ है जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, और दूसरी तरफ है जो ये दुनिया आपसे करवाना चाहती है। अपने आप को बोलना है मेरे अंदर इनफाइनाइट पावर्स है, अगर मैं कुछ ठान लूं तो मैं वो कर सकता हूं। फेल होने के बाद भी मेरे अंदर ये करेंट है कि मैं आगे बढ़ता रहूंगा, मैं हार नहीं मान रहा। तो अगर इतनी बुरी सिचुएशन से जब मैं ऊपर उठूंगा तो मैं क्या होऊंगा? जिंदगी में कभी भी ऐसा एक भी मोमेंट नहीं होना चाहिए जब आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। जिसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है वो भटका हुआ है, उसके अंदर एनर्जी कहां से आएगी कोई भी काम करने की? अंदर से जैसे ही एक इंपल्स उठे, कुछ करने का मन करे और आपको पता है कि वो काम आपके लिए करना सही है, उसको कल पे बदला दो, क्योंकि यहीं से आपकी लाइफ चेंज होगी। इमीडिएट मैसिव एक्शन लो। और उसमें अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट कर दो, पूरी पावर के साथ करो, बिना किसी डर के करो, बिना किसी झिझक के करो, और बार बार उसके बारे में सोचना शुरू करो। मतलब आप उस सोच को पक्का करते चले जा रहे हैं कि ये करना है, करना है, करना है। उसको लिख करके जगह जगह दीवारों पे लगा दो। आप अंदर से इतने पक्के हो जाओगे कि बाहर से आपकी इस बॉडी के साथ में कुछ भी हो, आज जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर पीछे बैक स्टेज पर, उनको किसी भी तरह के कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आप सब लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और उनको बहुत प्यार करते हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ धन्यवाद आपका आने के लिए। थैंक यू सो मच। क्योंकि जब से मैंने सीरीज शुरू करी है तब से हमारे कमेंट सेक्शन में कोई भी एक भी ऐसा वीडियो नहीं है जहां पर आपका नाम ना लिखा हो। कई बार मुझे ऐसा लगता है देख करके कमेंट सेक्शन को कि ये मैं अपने चैनल पे आया हूँ, आपके चैनल पे मैं सोशल मीडिया पे बहुत कम एक्टिव रहता हूँ तो मुझे आइडिया नहीं था इस बात का, पर मैं थैंकफुल हूँ कि आपने बुलाया, इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर आऊँ।
सर प्यार बहुत करते हैं बच्चे आपको, मतलब इतना प्यार है जिसकी कोई हद नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यस और नो? सो अब आप लोग जो चाहे जैसे चाहे इनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सर लाइफ में जब भी कोई सिचुएशन आती है कि जिसमें दो रास्ते, एक प्रैक्टिकल और एक इमोशनल, तो बैलेंस आउट कैसे करना है? इमोशनल और प्रैक्टिकल में हमेशा विरोध नहीं होता है, कभी कभी साथ भी चल सकता है। और सिर्फ इमोशनल कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, प्रोपोर्शन का डिफरेंस होता है। जब इमोशंस आपके दिमाग पर बहुत हावी हों तो फैसला करने से बचना चाहिए, स्पेशली बड़ा फैसला। छोटा तो ठीक है कि आपके दोस्त ने कहा कि दोस्त नहीं एक फिल्म देखेगा मेरे साथ, आप इमोशनल हो जाके देख ली फिल्म, क्या हो गया, कोई नुकसान नहीं होगा। पर कोई ये कहे कि तो मुझसे प्यार नहीं करते, शादी नहीं कर सकते मुझसे और हमने शादी करनी, ये ठीक नहीं है। सिर्फ इमोशंस में आके बहुत बड़ा फैसला मत कीजिएगा, चाहे वो करियर का हो, चाहे पार्टनर का हो, चाहे कोई भी फैसला हो। प्रैक्टिकल इतना नहीं हो जाना है कि आप मशीन, रोबोट या पत्थर बन जाएं, क्योंकि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, यदि आप इमोशनली सक्सेसफुल नहीं है, इमोशनली स्टेबल नहीं है, इमोशनली वेलबींग के स्टेट में नहीं है, तो आपकी सक्सेस किसी काम की नहीं है, एकदम मीनिंगलेस है। सो द सक्सेस इन टोटलिटी नीड्स इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी एज वेल। इसलिए इमोशंस को खारिज करके जिएंगे तो शायद कुछ अचीवमेंट्स बड़ी हो जाएं, पर वो किसी काम की नहीं है। केवल इमोशंस पे चलेंगे तो हो सकता है कि अचीवमेंट जिंदगी में ज्यादा हो ना पाए। तो बैलेंस की बात है, और सबसे अच्छा तरीका है जब बहुत इमोशंस हो, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, सिर्फ एक तरीका मैं जो अपनाता हूं, उस क्षण में फैसला नहीं करना है। कुछ भी हो, कोई कितना भी प्रेशराइज करे, सिर्फ इतना बोलिए कि मैं 24 घंटे बाद बताऊंगा आपको, थोड़ा सोचूंगा इस बारे में। और यदि आपने उस मोमेंट से खुद को बाहर निकाल लिया तो फिर आप डिटैच होकर देख पाएंगे, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल एलिमेंट भी रहे, इमोशनल एलिमेंट भी रहे, वो फैसले सबसे अच्छे रहेंगे लाइफ के लिए। मैं आपको एग्जांपल से बात समझाता हूँ। ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे थे, अफेयर में थे, एक का सिलेक्शन हो गया, अब उसके सामने क्राइसिस ये है, स्पेशली किसी लड़की का हो गया, लड़के का नहीं हुआ। अब हमारी सोसाइटी में ना, लड़की ऊंचे पद पे हो, लड़का ना सफल हुआ हो तो बड़ा मुश्किल है सोसाइटी में, उनको शायद दिक्कत नहीं है। अब वो लड़की प्रैक्टिकल नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूं, ये कह के अगर हट जाती है और शादी करती है किसी ऐसे व्यक्ति से जो बहुत सफल है। आई नो मैनी सच पीपल पर्सनली, मैं नाम नहीं बोल सकता किसी का। मैंने जनरली पाया है कि वो लोग लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहे बाद में, क्योंकि सफलता के नाम पर, प्रैक्टिकल होने के नाम पे ऐसे व्यक्ति को चुना जिसके साथ वो रह नहीं सकते ठीक से। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो IAS बने, IPS बने, जिनको करोड़ों रुपए के दहेज के ऑफर्स आए, साफ ठुकरा के कहा कि मैं जिंदगी एक ही व्यक्ति के साथ गुजार सकता हूं जो मेरे साथ है, और हैं, बहुत खुश हैं। अब कोई कह सकता है उनके परिवार में कि इसने प्रैक्टिकल फैसला नहीं किया, इमोशनल फैसला किया, पर अल्टीमेटली किसी चीज की वैल्यू क्या है? आपकी लाइफ बेहतर हो। YouTube पे जिसके 1 लाख भी सब्सक्राइबर्स होते हैं वो मोनेटाइज करता है, 1 लाख क्या जब मिनिमम हो सकता है, खूब पैसा कमाते हैं, ब्रांड प्रमोशन करते हैं, साबुन तेल बेचते हैं बीच बीच में। आपका चैनल तो शायद देश में सबसे बड़ा चैनल है, आप चाहें तो कितना नहीं कमा लेंगे। मुझे कुछ दिन पहले एक एजेंसी के लोग मिले जिन्होंने बताया कि इनकी जैसी ख्याति है उस लेवल पर महीने में कोई 5-10 करोड़ भी कमाना चाहे तो कमा सकता है आराम से इस YouTube चैनल से। तो मैंने पूछा कि वो कौन सी चीज है जो आपको इतना मजबूत बनाती है कि आप नहीं इस रास्ते पर जाते, मैं वो जानने में इंटरेस्टेड हूं। तो 10 मिनट की बात के बाद मैं समझ में आ गया, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं अपनी वैल्यू के खिलाफ चला गया तो खुश कैसे हो जाऊंगा? पैसा मुझे कैसे खुशी देगा जब मैं ही नहीं रहा, तो खुशी किस बात की? इसलिए इतना प्रैक्टिकल मत होना कि अपनी माँ के, पिता के, भाई बहन, दोस्त जो प्रेमी प्रेमिका है उनके इमोशंस के साथ खेलने लगो। इतना प्रैक्टिकल कभी मत होना, इतना इमोशनल मत होना कोई आपको बेवकूफ बना सके, बात बात पर बेवकूफ बनाता रहे। और बैलेंस जिंदगी जो है ना वो मध्य मार्ग में है, जिंदगी एक्सट्रीम पे नहीं है, मध्य में है। तो प्रैक्टिकल और इमोशन का बैलेंस रखिए, लाइफ बढ़िया होगी। आपने सर इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, मेरे पास में कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। यूजुअली मेरे पास में कुछ होता है ऐड करने के लिए, लेकिन आपने पूरा ही उसका ऐसा निचोड़ निकाल दिया। आपने YouTube पे इतना बोला कि सच में नहीं बचा होगा आपके पास। 6-7 साल पहले की बात है, मेरी एक स्टूडेंट थी जो सुसाइडल टेंडेंसी की शिकार थी उस समय। उसके घर में कुछ ऐसी ट्रेजेडी, उसकी मदर की डेथ हुई थी, और एक ऐसी ट्रेजेडी जो बहुत ही रेयर किस्म की ट्रेजेडी है जो शेयर करना ठीक नहीं है यहाँ।
तो वो मेरे पास आई और मुझे लगा कि आज मैं पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से बात करूं जो डिप्रेशन में है और सुसाइड कर सकता है अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर। अब मैं परेशान था कि मैं कैसे मैनेज करूं, और मुझे मोटिवेशन की ऐसी जानकारी उस समय तो बिल्कुल नहीं थी, बाद में थोड़ा बहुत पढ़ा। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा तुम घर जाओ, मैं कुछ देखता हूं। फिर मैं घर गया, नेट पे सर्च करना शुरू किया। करते करते मुझे आपका एक वीडियो मिल गया, अनस्टॉपेबल, शायद कुछ आपने एक वो बनाया था उस समय। तो मैंने वो थोड़ा सा देखा 10 मिनट का। मुझे लगा कि ये जो है ना, ये इंजेक्शन है किसी मतलब डिप्रेस्ड व्यक्ति को तुरंत मोटिवेट करने के लिए। तो मुझे ध्यान है कि मैंने उसको वीडियो का लिंक भेजा। मैंने कहा देखो, जिंदगी अपने रास्ते पे चलेगी, ठीक हो जाएगी। जब जब मूड ऐसा हो, बहुत डिप्रेसिंग हो, सुसाइडल मन करे, उस समय वीडियो देखना ध्यान से, और कम से कम उस बुरे फेज से बाहर निकल जाओगी। और फिर मैंने वो वीडियो अपने फैमिली में भी 2-3 बच्चों को भेजा, जो बच्चे उस क्राइसिस में होते थे। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन सब बच्चों की जान बचाने में क्या बात कर बड़ी भूमिका है। थैंक यू सो मच सर, इट मीन्स अ लॉट टू मी। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी सर, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। नहीं, कई बच्चों की जान बचाई होगी आपने जरूर। जो वो एक मोमेंट होता है, उस मोमेंट में कोई बचा ले तो लोग बच जाते हैं, वो मोमेंट क्रॉस हो जाए तो फिर चीजें बिगड़ जाती हैं। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर, बोथ ऑफ यू, मैं हमेशा से आप दोनों की बहुत फैन रही हूँ। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ, मेरे लिए रियलिटी नहीं है। मुझे बस आपसे ये जानना, मैं हर मतलब एवरी डे 8 से 10 आवर में पढ़ाई करती हूँ, बट मुझे कभी कभी बहुत डिमोटिवेशन आ जाता है कि होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं। देखिए, डिमोटिवेशन अगर आपको दिन भर में 1 घंटे आता है। नहीं सर, ऑलमोस्ट टाइम पढ़ाई करने के बाद 2-3-4 दिन के बाद ही होता है, कंटिन्यूअसली नहीं होता। अगर महीने में 4-5 बार आता है और 1-1 दिन के लिए आता है तो इसका मतलब आप एकदम ठीक हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि मुझे डिमोटिवेशन कभी नहीं होता, तो उसको इलाज की जरूरत है। आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अपने से बेहतर व्यक्ति को देखेंगे आपको थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, डिमोटिवेशन आएगा। जब आप अपने से कमजोर को देखेंगे आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन ज्यादा हो जाएगा। जिस दिन टारगेट पूरा हो जाएगा मोटिवेशन आ जाएगा, जिस दिन टारगेट पूरा नहीं होगा डिमोटिवेशन आएगा। जिस दिन टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे आप मोटिवेशन के साथ लौटेंगे, जिस दिन खराब आएंगे डिमोटिवेशन होगा। लेकिन ध्यान रखिए, जिस दिन आप मोटिवेटेड हैं उस दिन आप वजह बन गए कईयों के डिमोटिवेशन की। लगातार मोटिवेटेड होना एक मेंटल इलनेस की निशानी है, और लगातार डीमोटिवेटेड होना डिप्रेशन की निशानी। इन दोनों से बचना है। तो डीमोटिवेशन की बहुत हाइप है, इतनी हाइप की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत हो, एंजॉय कीजिए उसको। और जब जब लगे कि जिंदगी बहुत खराब चल रही है, तो मैं जो करता हूँ, अजीब सा लगेगा आपको, मैं कभी कभी शमशान घाट चला जाता हूँ। सर, मैंने ये सुनी है, आपने वीडियोस में भी कहा है। सच में चला जाता हूँ, या ट्रॉमा सेंटर चला जाता हूँ देखने के लिए। ट्रॉमा सेंटर में जाके 1 घंटा बैठ के आ जाइए, मोटिवेशन आ जाएगा। और शमशान घाट में जाके देख लीजिए कि हम जैसे हमसे कम उम्र के लोग वहां जल रहे होते हैं, तो लगता है हम जिंदा तो हैं। अगर मैं थोड़ा सा कॉग्निटिव लेवल पर बात करूं, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ, उसका नाम है ब्रेंटानो, कभी सर्च कीजिएगा उसको। ब्रेंटानो ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को स्टडी किया, और उसने ये बताया कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बेसिक नेचर है कि जो हमारे पास है वो हमें नजर नहीं आता, जो नहीं है वो नजर आता है। तो द कॉन्शियसनेस ऑफ लैकिंग समथिंग इज द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इसलिए इसी बात को एक शेर में, बहुत प्रसिद्ध शेर में कहा गया है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। तो जो आपको नहीं मिलेगा ना, हमेशा बड़ा होकर दिखेगा, जो मिलेगा छोटा हो जाएगा। तो ईमानदारी इसमें है कि जब जब डिमोटिवेशन और डिप्रेशन हो, एक कागज लेके बैठ जाइए और एक तरफ लिखिए मेरी जिंदगी में ऐसा क्या क्या है जो दूसरों के पास नहीं है। पेज भर जाएगा पूरा। तो जो है उस पर ध्यान दीजिए और एंजॉय कीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारा पुराना हो गया है, और बहुत लोग बोलते हैं कि इसे चेंज करना चाहिए, और ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी हो रही है जो हम अभी करंटली पढ़ रहे हैं। तो इस पे आपका ओपिनियन क्या है? एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत मेजर चेंजेस की ज़रूरत है, और ये बात भारत सरकार ने एक्सेप्ट भी की है, नई पॉलिसी भी लेके आए हैं। मतलब मुझे लगता है कि कई लेवल्स पे देखना है। सबसे पहले तो ये डिफाइन करना ज़रूरी है कि एजुकेशन का पर्पज़ है क्या। क्या पर्पज़ केवल नौकरी लेना है, एक जॉब मिल जाए, वही पर्पज़ है? मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ।
मेरी राय में एजुकेशन का बेसिक पर्पस है कि एक होमो सेपियंस एक इंसान बन जाए, सोचना आ जाए, उसको समझना आ जाए। कोई राजनेता या धर्मगुरु उसको गधा ना बना सके, बेवकूफ़ ना बना सके। उसे इतनी समझ हो कि वो चीज़ों को फैक्चुअली ऑब्जेक्टिवली समझ सके, तर्क कर सके, बहस कर सके, और अगर तर्क और बहस में सामने के तर्क ठीक हैं तो उनको एक्सेप्ट भी कर सके, इतना विनम्र भी रहे। बेसिकली पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का प्रोसेस एजुकेशन है, वो केवल नौकरी का मामला नहीं है। पहली गलती तब होती है जब हम उसको केवल नौकरी का मामला मान लेते हैं। मतलब नौकरी जरूरी है, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ वो उसका पर्पस नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, कई ऐसी चीजें, जैसे अगर बहुत विस्तार में तो मेरी जा सकते हैं, जैसे एक बहुत छोटी बात है सेक्स एजुकेशन हमारी सोसाइटी में। ये इतनी जरूरी चीज है। स्कूल में जो एडोलेसेंस की एज के लोग हैं, 12, 13, 14 की एज के लोग हैं, उनको वो सब चीजें बताएं ताकि गलत सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ना मिले, कोई गलती ना कर बैठे। हेल्थ एजुकेशन के रूप में हो, उनको सारी चीजें पता हो, ठीक हाथों से पता हो, ठीक तरीके से पता हो। फिर मेरा ख्याल है कि जैसे IITs में अब तो होने लगा है, पहले क्या था कि हम टेक्नोलॉजी सेंट्रिक एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करते थे कि आपने मशीन को समझ लिया, तकनीक को समझ लिया, हो गया, इंसान को नहीं समझा। टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले लोग समाज और इंसान से एकदम कटे हुए थे। अब तो ह्यूमैनिटीज़ के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई है। एक होलिस्टिक एजुकेशन हो। ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा केवल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी पढ़ता है, उसको कोडिंग का सी भी नहीं आता, टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं आती उसको MS एक्सेल भी नहीं पता क्या होता है। टेक्नोलॉजी वाला सिर्फ टेक्नोलॉजी पढ़ता है, वो ह्यूमन ब्रेन को नहीं पढ़ना चाह रहा, सोसाइटी को नहीं पढ़ना चाह रहा। क्यों नहीं एक ऐसी शिक्षा हो जिसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, होलिस्टिक अप्रोच हो, कि हम खुद तय कर सके कि किस किस एरिया में हमें ज्यादा जाना है, और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर चीज की हो। तो बेसिक 3 फार्मूले माने जाते हैं। एक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन है कि 10वीं क्लास तक की शिक्षा हर बच्चे को मिले, ठीक से मिले। वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी 11वीं 12वीं की पढ़ाई का पर्पस है कि बच्चा ये समझ पाए कि उसको जिंदगी में आगे कहाँ जाना है। और फिर जो हायर एजुकेशन है वो सबको करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो शौक पूरा करने के लिए नहीं है, वो शादी का वेटिंग रूम नहीं है, वो उसके लिए है जिसको सच में आगे पढ़ना है। वो उतना पढ़े, सब्जेक्ट चूज करे और फिर उसमें गहराई से रिसर्च करे ताकि डेवलपमेंट के रास्ते पर अब बढ़े। हम एजुकेशन के मामले में बहुत बुरी स्थिति में हैं। मैं तो जिस उम्र में हूँ, मेरा अब तो पर्पस भी ये बन गया है कि अब मैं उसी पे कुछ काम करूँ। एक यूनिवर्सिटी शुरू करने की योजना मेरे मन में है, इनसे मैंने शेयर भी किया था। और मैं जिस तरह का विश्वविद्यालय सोचता हूँ वो नौकरी देने के पीछे पागल नहीं होगा, वो होमो सेपियंस को कायदे का इंसान बनाने की कोशिश करेगा। नौकरी तो उसका एक पार्ट है। मतलब आप जितने भी सफल लोगों को देखेंगे जनरली, जैसे मैंने इन्हीं से पूछा, ये जिस फील्ड में सफल हैं, इनका जो करियर है, अगर मैं इसको छोड़ भी दूं तो अदरवाइज भी जो इनका करियर है वो उस विषय से जुड़ा हुआ नहीं है जो इन्होंने पढ़ा है ग्रेजुएशन में। मेरा भी नहीं है, आमतौर पर किसी का भी नहीं है। 90% लोगों को मैं देखता हूँ जो सक्सेसफुल हैं, उनके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में और लाइफ की फील्ड में कोई लिंक नहीं है। तो बेसिक पर्पस क्या है? वो स्मार्टनेस बाहर आ जाए, ग्रूमिंग हो जाए, इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो सब जो टूल्स हैं वो उस बच्चे को सीखने को मिल जाए ताकि फिर वो जिंदगी को फेस कर सके, इनोवेट कर सके, नए रास्ते निकाल सके। 1000 रास्ते दुनिया में होते हैं। तो सच बात है कि काफी चेंजेस की जरूरत है और आप और हम मिलकर करेंगे चेंजेस। एजुकेशन वाइज अगर देखा जाए तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है अपनी लाइफ में, बट मेरे स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखोगे कि एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल ये है कि एक इंसान का दिमाग खुले, बजाय कि उसका दिमाग इतना नैरो डाउन हो जाए कि उसको लगे कि बस यही अगर हो गया तो सक्सेस है, ये नहीं हुआ तो फेलियर है। आप अनगिनत तरीकों से अपने गोल को, अपने पर्पस को, या जो भी आप करना चाहते हो उसको अचीव कर सकते हो। एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल ये होना चाहिए, और वही मेरी कोशिश है अपने इन सेशंस के थ्रू करने की, कि एक इंसान का दिमाग खुल जाए, उसके दिमाग में एक पॉसिबिलिटी माइंडसेट आ जाए, ना कि एक लिमिटेड माइंडसेट हो कि बस ये हो गया तो बहुत है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो लिमिटेड माइंडसेट है ये बहुत लोगों का है, करोड़ों लोगों का है, तो वहां पे कंपटीशन भी बहुत है। पॉसिबिलिटी माइंडसेट जबकि देखा जाए तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत कम लोगों का है और वहां पे कंपटीशन कम है। और पॉसिबिलिटी माइंडसेट क्या होता है कि कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूं, अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेल हो गया, इसका मतलब ये है कि मैं क्रैक नहीं कर पाया। देयर हैज टू बी अ वे। ये एजुकेशन काम अगर कर दे तो रियल एजुकेशन हो गई हमारी।
मतलब एक इंसान को, हाँ जब सॉरी, थॉमस एडिसन बल्ब के आविष्कार में लगा हुआ था, हाँ जी, 1000 बार फेल हुआ। तो किसी ने उससे पूछा कि यार तुम बार बार करते होता तो है नहीं तुमसे, क्यों कर रहे हो? तो उसने पता है क्या कहा, हर फेलियर के बाद मैं ये जानता हूं कि बल्ब इस तरीके से भी नहीं बन सकता, और अब मैं 1000 तरीके जानता हूं कि इन तरीकों से नहीं बनेगा, और उसके बाद वो तरीका ईजाद हुआ जिससे बना। एजुकेशन से एक इंसान का दिमाग इतना खुल जाए कि सबसे पहली चीज तो उसको ये समझ आए कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। हाँ, एकदम ठीक बात है। एजुकेशन मस्ट बी सच कि वो लाइफ लॉन्ग आपका एक क्वेश्चनिंग माइंड बना ही रहे, कि आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके दिमाग में क्वेश्चंस चले, क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स। जो भी आप काम कर रहे हो वो क्या है, अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तभी उस काम में वैल्यू है। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर रहे हो तो उसमें वैल्यू कहां ऐड हो रही है, और वैल्यू नहीं ऐड होगी तो आपको पैसा कैसे मिलेगा, फिर चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। सो द आइडिया इज कि आपका दिमाग ये चलना चाहिए, अच्छा ये प्रॉब्लम है ना, पहले तो मुझे नहीं पता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि अगर आपको पहले से ही पता है तो आपको वही पता है जिस तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व होती आई है। दैट मे नॉट बी रेलेवेंट इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट, बट स्टिल आप उसको उसी तरह से सॉल्व करोगे जिस तरह से सब कर रहे हैं। वहां पर कंपटीशन है, फिर आप कहोगे कि कुछ हो नहीं रहा है। सो द आइडिया इज कि पहले तो ये प्रॉब्लम है जो मुझे अच्छे से समझ आई, मैंने इस पे फोकस किया, अब इसको सॉल्व करने के इन्फिनिट तरीके हैं, एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं, मुझे पता नहीं है। दिस इज द गोल ऑफ एजुकेशन, कि मुझे नहीं पता है लेकिन पता किया जा सकता है। दिस इज अनदर गोल ऑफ एजुकेशन। उसमें से कुछ तरीके काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, यह भी हमको क्लियरली पता होना चाहिए। मतलब योर पर्सनैलिटी मस्ट बी डायनामिक, इट मस्ट नॉट बी स्टैटिक। जैसे मैंने देखा है बहुत लोगों को जो मुझे मिलते हैं, कुछ लोग हैं उसमें से जो, जैसे मैं सर से मिला, अभी ऑफ कैमरा हम लोग बैठे हुए थे, डिस्कशन कर रहे थे, तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस सर, आपके साथ में बैठ करके जिस तरह से, जिस ठहराव से सर बात कर रहे थे, जिस तरह से चीजों को सुन रहे थे, समझ रहे थे, और मैं क्वेश्चंस पूछ रहा था, ये मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो देयर वाज अ कन्वर्सेशन व्हिच वाज गोइंग ऑन। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम पीपल जिनसे मैं कभी कहीं मिला तो उनकी अप्रोच क्या है कि मुझे सब पता है, वो गड़बड़ हो जाती है। शिक्षा की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध कहावत है, भारतीय अगर परंपरा में देखें तो विद्या ददाति विनयम में एक बहुत प्रसिद्ध कथन है। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने ज्ञान की वजह से अहंकार करे तो मान लीजिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ाई उसके दिमाग पर हावी हो गई है, अभी उसको अंदाजा नहीं है कि कुल संसार के ज्ञान में उसकी हिस्सेदारी डेसिमल में भी नहीं है। और जिसको ये पता है कि मेरा ज्ञान बहुत करना, वो विनम्र ही रहेगा। और इसलिए जो बड़े प्रोफेसर हैं, अगर आप कभी सुनेंगे, मैं जानता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था, सबसे बड़े प्रोफेसर क्या बोलते थे कि मैं इस विषय का विद्यार्थी हूँ, कभी नहीं बोलते थे कि मैं प्रोफेसर हूँ। इतना साहस किसी में कैसे कि मैं प्रोफेसर हूँ? अरे आप जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहेंगे तो ही काफी है, उससे बड़ी बात तो सोचने भी नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात है। मतलब कि एजुकेशन का गोल आपको प्रोफेसर बनाना नहीं है, आपको स्टूडेंट बनाना है। हाँ। अगर सर की बात को आगे एक्सटेंड किया जाए, एकदम सही बात। एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, कि आप सीखते चले जा रहे हो, सबसे, जिससे मिल रहे हो, लोगों से सीख रहे हो, सिचुएशन से सीख रहे हो, अपनी लाइफ के अच्छे एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हो, बुरे से सीख रहे हो। जैसे मैंने देखा है जब भी यहाँ पे कोई क्वेश्चंस पूछते हैं ना, सबके क्वेश्चंस एक ही होते हैं, सर सक्सेसफुल कैसे हो। कभी मैंने आज तक ये क्वेश्चन नहीं सुना किसी का भी जो इससे बड़ा क्वेश्चन है, जो आप रिलेट कर जाएंगे कि सर सक्सेस हमारा दिमाग खराब किस तरीके से करती है, या सक्सेस का क्या माइनस पॉइंट है। सही बात। सक्सेसफुल होने से बड़ा है मीनिंगफुल होना, सार्थक होना। सफल होना छोटी बात है, सार्थक होना ज्यादा बड़ी बात है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइफ में बहुत सारे सरकमस्टांसेस आते हैं जहाँ पे मतलब हमें ये लगता है, बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आते हैं कि मतलब आगे कैसे बढ़े, हाउ टू गेट रीड ऑफ फियर ऑफ फेल्योर। सर कैसे हम इसको हैंडल करें, अगर हम कोई किसी चीज़ को शुरू करना चाहते हैं सर, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे निगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत तरह के नेगेटिव क्वेश्चंस आते रहते हैं सर, तो इसको कैसे हैंडल करना है सर इस सिचुएशन को? फियर ऑफ फेलियर थोड़ा सा ठीक भी है जी। ये हमें रोकता है उन दिशाओं में जाने से जहां हमें जाना भी नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं सोचूं कि मैं फुटबॉल प्लेयर बन जाऊं, मुझे पता है कि नहीं बन पाऊंगा, मेरी फिटनेस वैसी नहीं है, तो मुझे ये फियर रोक लेगा, ठीक बात है ना। ये जरूरी नहीं है कि आप दुनिया में हर चीज के लिए ठीक हो। हर किसी का एक पैकेज है, हर किसी का जो एट्रीब्यूट्स हैं या वर्च्यूज हैं, उन सब का एक पैकेज है। वी कैन बी गुड at few things, we can be best at maybe one thing, we cannot be best at everything.
तो ये बहुत जरूरी है कि अपने एप्टीट्यूड को देख के हम सिलेक्शन करें कि हमें कहाँ जाना चाहिए। यस सर। ठीक है, अगर सिलेक्शन कर लिया है तो फिर फियर ऑफ फेलियर होने की वजह ये है कि या तो आप जो कंपटीशन है उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे कम फोकस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ पे फोकस करना, कुछ अच्छे लोगों की कंपनी में रहना जो थोड़ा सा मोटिवेट करते हो, अच्छे दोस्त हों, लगातार मनहूस टाइप की बात ना करते हो, ऐसे लोगों के साथ रहना, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज उससे बाहर निकल के थोड़ा खेलना कूदना, मतलब फिजिकली फिट रहना, यस सर। वो सब रहेगा तो हार्मोन्स जो हमारे दिमाग में आते हैं उससे, फिजिकल एक्टिविटी से, जो एंडोर्फिन्स वगैरह है, हैप्पी हार्मोन्स है, डोपामाइन वगैरह है, वो रिलीज होते रहें तो हम वैसे भी बहुत फियर से बचे रहते हैं। और अंत में मेरा तरीका ये है कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो फेल होना तय है, करूंगा तो चांस है कि फेल होऊंगा या पास हो जाऊंगा, तो नहीं करने में तो तय है कि फेल हो गया, तो क्यों नहीं चांस ले लेते हैं। और एक जगह फेल होऊंगा तो तय मान के चलिए कि दूसरी जगह मेरे फेल होने के चांस कम होगा, क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस है प्रयास करने का और फेल होने का, और वो एक्सपीरियंस किसी ना किसी क्वांटिटी में हर फील्ड में काम आता है, मैच्योरिटी आपके अंदर आती है। और मैं एक शेर अक्सर यूज करता हूँ, बहुत बहुत प्रिय शेर मुझे है, और मुझे सच में लगता है कि जिंदगी को जीना बहुत आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। असली बात है कि आप प्रयोग करें, कोशिश करें, और हार जाएं तो दूसरी कोशिश करें। और मैं इसीलिए एक लाइन हमेशा बोलता हूं, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। मुझे भी सर के जैसे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है सर, पर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगी, कंटेंट बनाऊंगी, तो सदीप सर को छोड़ के या फिर बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनको छोड़ के मुझे देखेगा कौन। मतलब ये मेरे अंदर थॉट्स आते हैं कि अभी मेरा मतलब मैं 19 ईयर की हूँ, तो मैं जब वीडियो कंटेंट बनाऊंगी तो मैं कुछ, मुझे ऐसा मतलब मेरे अंदर ये थॉट है कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ या फिर कुछ बड़ा नहीं हूँ, तो मैं ये वीडियो कैसे डाल सकती हूँ, लोग क्या सोचेंगे कि मतलब तू ये तो खुद कुछ नहीं है और लोगों को मोटिवेट कर रहा है, ऐसा मेरे अंदर थॉट आता है। पहले या तो कुछ कर लीजिए जिंदगी में, उसके बाद मोटिवेट कर लीजिए, और नहीं तो मोटिवेशन एक पूरी साइंस है, साइकोलॉजी से जुड़ी साइंस है, उसको ठीक से पढ़ के रिसर्च करके उससे बात कीजिए। शुरू में तो जब इन्होंने भी शुरू किया होगा, कहाँ शुरू में लोग जानते होंगे, बड़ी लंबी स्ट्रगल होती है, किसी भी फील्ड में इतनी लंबी स्ट्रगल है। देखिए जो आदमी सफल है ना, आप ये जो हमारा वर्तमान है ये ऐसे ही नहीं बन गया है, हर सफल आदमी का एक बहुत लंबा अतीत होता है जिस पर नजर किसी की नहीं होती है। और बशीर बद्र ने एक बड़ी गहरी बात कही थी, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। कितने साल तक ये लहूलुहान हुए होंगे, रोज छिला होगा शरीर, तब जाके लोगों ने पहचानना शुरू किया होगा। लगातार काम करने से, जिसको कंसिस्टेंसी कहते हैं, परसिवियरेंस कहते हैं, बात बनती है, आपकी भी बनेगी। मैं तो कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने एकदम स्क्रैच से शुरू किया और उसके बाद वो टॉप पे पहुंचे। आपने अपने क्वेश्चन में दो बातें टच करी, एक कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, एक है कि फियर ऑफ फेलियर है। एक तो ये फियर ऑफ फेलियर को हटाइए, अगर आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो अपने माइंडसेट को रखिए एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट। आप ये समझिए लाइफ इज लाइक एन एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट का माइंड कैसा होता है, वो ये थोड़ी ना सोचता है कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये फेल हो गया तो क्या होगा। उसको पता है फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। जब तक 20-30 बार, 50 बार, 100 बार कोई एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ, इसका मतलब वो कुछ नया ट्राई नहीं कर रहा, इसका मतलब वो तो रिपीट कर रहा है। जैसे स्कूल में बच्चे करते हैं लेबोरेटरी में कि बुक में देखा बस उसको कॉपी किया, तो दोनों में फर्क हो गया ना। एक है कुछ नया डिस्कवर करना, कुछ नया क्रिएट करना, एक है जो क्रिएट हो चुका है उसको रिपीट करना। तो यू आर टॉकिंग अबाउट बिकमिंग अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो अगर आप मेरे जैसे बनेंगे तो कोई क्यों देखेगा आपको, आपको तो अपने जैसा बनना पड़ेगा ना। तो अब उसमें क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्या पता कि आपके अंदर ऐसा क्या है जिसको लोग देखना चाहें। उसके लिए तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। एक तरह से आप वीडियो बना के डालोगे, कोई नहीं देखेगा, दूसरी तरह से बना के डालोगे, कोई नहीं देखेगा, फिर तीसरी तरह से, फिर चौथी तरह से, हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद जा करके कहीं थोड़ा सा कुछ ऐसा क्लिक हो जाए जो हो सकता है आपको लग रहा था कि शायद ये नहीं होगा और वो क्लिक हो जाए। बट ये सब होता उसी के साथ में जो कुछ कर रहा होता है, जो कुछ ट्राई करता है। जैसे ट्राई करोगे तो हो सकता है हो जाए, नहीं करोगे तो पक्का है नहीं होगा, जैसा भी सर ने थोड़ी देर पहले कहा था।
थैंक यू सो मच सर यहाँ पर आने के लिए। रोज सुबह मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, और जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा बीतने लगता है तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं अपने पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूं। आज का ये दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अतीत में मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई या मेरे साथ में जो कुछ भी गलत हुआ, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है, और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक है। मेरा यह मानना है कि मेरे साथ में जो कुछ भी होता है वो, और मैं इस खेल का एक पक्का खिलाड़ी हूं। मुझे हार से या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि जिंदगी के इस खेल में मुझे खुद को इस काबिल बनाना है कि दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ हैं, उन सब के लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूं। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे साथ हैं और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोच सकता हूं वो सब मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं। चेंज करो अपने आप को, थोड़ा सा मरो 2-4 महीने, शिकायत मत करो। शक्ति का जो रास्ता है उसमें शुरुआत में कष्ट है, क्योंकि अगर इन्होंने इस समय का इस्तेमाल नहीं किया तो जिंदगी में एक बार प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहिए। उससे फील आती है कि सोशल का मतलब क्या होता है। इसलिए यूरोप में जैसे बच्चे 16 साल के होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं बाहर जाओ, हमारे यहाँ 32 साल का लड़का पापा से पैसा मांग रहा होता है। इसीलिए सोशल मीडिया को वार्निंग है, शेर को काट के दिखाओ,
ये गलती मत करना, वॉशरूम में मोबाइल लेके मत जाना, नहीं तो शर्तिया भीख मांगोगे। 200% गारंटी है। कहीं तो शांति से बैठो, कहीं तो इसको रिलैक्स होने दो यार, शांत होने दो। आजकल पुणे में चारों तरफ होर्डिंग लगी हुई है, सेव ह्यूमंस, सेव देम फ्रॉम ब्रेन स्ट्रोक। आजकल ब्रेन स्ट्रोक बहुत हो रहा है मोबाइल की वजह से। कितना काम करेगा यार ये, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। एक से एक इंसिडेंट, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, सब देख रहे हो। हार्ट अटैक इसकी वजह से हो रहा है। सेंसिटिव कंटेंट्स मत देखा करो, तुम्हारे सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाएगा और रात में किसी दिन स्टॉप, खत्म। इतना फियर बैठ जाएगा अंदर। इसीलिए सोशल मीडिया को वार्निंग है कि जहां भी सेंसिटिव कंटेंट है वहां आप लिखेंगे सेंसिटिव कंटेंट है, लेकिन उसका एक नुकसान ये भी कि सेंसिटिव कंटेंट देख के लोग और देखते हैं। बढ़िया सा गिटार खरीद लो, उसको बजाना सीखो और कम से कम 1 घंटे बजाया करो। और नौकरी नहीं लगी अगर तो 4-5 आदमी मिलकर बैंड बना लेना। संगीत तुम्हें रिलैक्स बहुत करता है अगर तुम खुद से बजाते हो। तो जैसे आज अमेरिका को लगता है कि तेल जहां से आ रहा है वहां कब्जा कर लो, ऐसे अलेक्जेंडर को लगा कि यार मसाला कहां से आ रहा है, बोला पूरब से। बोला चलो, उठाया उसने 10-20 1000 घुड़सवार, 19 साल का आदमी, डेयरिंग, और उसका गुरु और खतरनाक डायनोसियस। उसने कहा यार खाली बैठे हो, जाओ कुछ कांड कर डालो दुनिया में। कितनी उम्र है? कहा 19 साल। कहा दिन भर खा रहे हो, सो रहे हो, मर जाओगे ऐसे, कुछ कांड करो। अरे उसने कहा गुरुजी बताओ। अरे बोला दूर पूरब, वहां सोने चांदी हीरे के पहाड़ है। ऐसा ही तो बच्चों को उस कहानियां सुनाई जाती हैं कि आईएएस बन जाओगे तो गाड़ी, 500 नौकर। तो अब बच्चे को लगता अच्छा पढ़ना चाहिए यार। डायनोसियस ने उसको बताया, तो उसने कहा अरे एकदम बहादुर आदमी तो था ही वो। जवानी में डर लगता है तो जवानी खत्म है। अब सिकंदर को कौन मेघालय ले जाएगा यार, जिसको खुद तलवार चलानी आती हो, जिसने हजारों लोगों की गर्दनें उतार डाली हो कि मार डालो इसको। कभी कसाई की दुकान पे जाके खड़े हो ऐसे और उसको काटते हुए देखो, तुमको एक बात पता चलेगा, जो कमजोर है बस वही काटा जाएगा। खड़े हैं बकरे बेचारे, वैसे इधर पटक दिए, उठा काट डाले। शेर को काट के दिखाओ, पहली हाथ तो बांध नहीं पाओगे। भैया हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। कैसे? तुमने डर ही नहीं पैदा किया, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं। तुम दिन भर डीओ लगाए टहल ले, कहीं पेड़ उखाड़ डालो, कहीं ट्रेन आ रही है ऐसे हाथ लगा के सन्नी देओल की तरह रोक दो तो सामने वाले को डर भी लगे। तुम खुद ही बेसन का उपटन लगाए टहल रहे हो दिन भर तो उसको लग रहा है मरा हुआ, ये तो गुलाम बनाने लायक है। चेंज करो अपने आप को, थोड़ा सा मरो 2-4 महीने, खड़े होके पढ़ो, शिकायत मत करो। और मैं तुम्हें बताऊं पर्सनल एक्सपीरियंस, शक्ति का जो रास्ता है और मस्ती का जो रास्ता है, 2 रास्ते हैं, एक शक्ति का एक मस्ती का। शक्ति का जो रास्ता है उसमें शुरुआत में कष्ट है, बिगिनिंग में तुमको लगे यार, लेकिन आधे रास्ते पे तुम जैसे पहुंचोगे ना मजा आने लगेगा। वो पहले दिन जो सुबह 4 बजे उठना कष्ट था ना, वो 2 महीने बाद सुबह 4 बजे उठना मौज बन जाएगी तुम्हारी। और इस रास्ते का जो अंत है वो बहुत खूबसूरत है। अचीवमेंट्स की तो बौछार, ये लो क्या चाहिए, आई वॉन्ट अ ब्यूटीफुल वाइफ, एक हाँ ये लो। हस्बैंड भी ऐसे थोड़ी दुखी हो रही थी यार, लड़कियों के लिए कुछ नहीं कह रहे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, अचीवमेंट्स खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी, तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा। मस्ती का जो रास्ता है वो शुरुआत में बड़ी मौज का रास्ता है। पढ़े हैं, सुबह उठे 4 किलो खाना खा लिए, समाज को दोष दे रहे हैं, सोसाइटी को, कल्चर को, कंट्री को, सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को। वो तो अच्छा हुआ जंगल में स्टेट नहीं है, नहीं शेर भी कहता खाना नहीं मिला मुझे सुबह से। उसके पास ताकत है, वो सुबह उठता, अगर उसको भूख लगती है और दिन में अगर उसने शिकार किया नहीं मिला तो दोपहर में वो किसी पेड़ के नीचे जाके बैठता है और फिर रोर करता है। तो उसकी रोर में इतनी पावर होती है कि जो ऊपर जानवर बंदर अंदर बैठे होते हैं ना, बेहोश होकर गिर जाते हैं। बस 2-3 को उठाया, दबाया धीरे से, चल दिया, हो गया मैनेजमेंट। लेकिन बकरी अगर मिमियाए तो तुम सोचते हो घास टूट के निकल आएगी। जंगल में कोई स्टेट नहीं है। ताकत इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल, दिमाग की, शरीर की, आत्मा की। पर दोनों रास्तों में बस यही फर्क है। यहां मस्ती का रास्ता शुरू में मजा बहुत देता है, अंत बहुत खराब। रोना, रिपेंट करना, गाली देना, शिकायत करना, सबकी, माँ बाप की, पेरेंट्स की, टीचर्स की, फ्रेंड्स की, सबकी।
लड़कियों को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये नहीं पढ़ेंगी तो ये तुमसे ज्यादा परेशान हो जाएंगी, इसलिए इनको कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे कि मुझे डर लगता है कि ये जाके कंप्लेन करेंगी, करें, इनको इसलिए कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि अगर इन्होंने इस समय का इस्तेमाल नहीं किया तो इनकी लाइफ ज्यादा टफ हो जाएगी। इनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लड़कों के लिए तो कोई चुनौती नहीं जिंदगी, नौकरी नहीं लगाई, कोई बात, जिम खोल लिया, सिक्योरिटी सर्विसेज शुरू कर दी, बाउंसर बन गए, बॉडी वॉडी बना के खड़े हैं किसी के पीछे, और हालत खराब हो गई, ठेला लगा लिया, आलू आलू बेच रहे। लेकिन हिंदुस्तान के समाज में तुम्हारी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। और प्राइवेट सेक्टर काम नहीं लेता, शोषण करता है। और जिंदगी में एक बार प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहिए, उससे फील आती कि शोषण का मतलब क्या होता है। एक बार नौकरी करना, जरूर करना प्राइवेट सेक्टर में। ऐसा मजाक में कर लो, किसी घर में झाड़ू पोछे काम कर लो, आएगा कहेगा यहाँ पोछा नहीं लगा है, ये देखो गंदा है, इसको उठा के फिर से पोछो। कुछ घरों में मैंने देखा जब नौकर झाड़ू वाड़ू लगाते हैं तो उनमें घरों में ना वो लोग उनके पीछे पीछे से देखते रहते हैं और कोई काम ही नहीं है। वो बंदा इरिटेट होता रहता है, वहां जहां कूड़ा नहीं है दूसरे घर से भर के लाता वहां डाल देता है कि बेटा चिल्लाओ तुम दिन भर। प्राइवेट सेक्टर की ये हालत है। तो एक बार नौकरी जरूर करना जिससे तुम्हें फील मिले कि एक्सप्लॉइटेशन, और फिर 1 महीना जॉब करके जब तुम्हें सैलरी हाथ में आएगी ना 9,690 पैसा, तो तुमको हंसी बहुत आएगी कि यार इतने पैसे का तो कॉफी पी जाते हैं स्टारबक्स में 10 लोग बैठ के, पर वो पैसे तुम खर्च नहीं करोगे क्योंकि वो तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं। इसलिए यूरोप में जैसे बच्चे 16 साल के होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं बाहर जाओ कमाओ, तो जब वो 1 साल कमाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि पापा का मतलब क्या होता है। फिर वो लौट के आते हैं फादर्स डे मनाने के लिए। और इसीलिए हमारे यहाँ जरूरत नहीं पड़ती ना, हमारे यहाँ 32 साल का लड़का पापा से पैसा मांग रहा होता है, अपना मांगे तो मांगे, अपनी वाली का भी मांग रहा होता है। तो वहां वो फादर्स डे नेचुरल मनाते हैं, उनके अंदर एक ग्रेटिट्यूड पैदा होता है कि अच्छा यार 16 साल तक इतना किया तुमने, इसलिए वहां जल्दी लड़के रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अरे जितना क्या, जैसे पढ़ो किसी को बांटो, धन इन्वेस्ट करने से और ज्ञान। तुम सोचते हो हम सब पढ़ के और हम मुकुट पहन ले, ऐसा नहीं होगा दोस्त। तुम यार 10 आदमी अपने साथ नहीं रख सकते हो, कुछ कांड करो। हमसे बहुत लोग कहे सीरियस हो जाओ, लोग बहुत बुरा मान रहे। मैंने कहा भाड़ में जाएं लोग, किसी के लिए जिंदा थोड़ी है। कल लोग कहेंगे नाचो तब तुमसे क्लास में पढ़ेंगे। किसी के लिए जिंदा नहीं है, अपने लिए है। कुछ चीजें सीखी हैं जिंदगी में, उसे सिखाना चाहते हैं, जिसको सीखना होगा सीखेगा।